आग्रह करता हूं, आज समय है दोस्त और दुश्मन को पहचानने का। आज समय है ये देखने का कि आज आपके बच्चों की संस्थागत हत्या हो रही है तो कौन आपके पक्ष में खड़ा है, कौन सिर्फ वोट लेने के लिए आपसे भाईचारा करने का, नारे लगाने का, नारे दिखाने का, मूर्ति दिखाने का, फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसके मन में छल है, कौन साफ है, कौन पाक है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन जो है आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे वोट का रिश्ता रखना चाहता है या फिर कौन आपके लिए लड़ना चाहता है, इसका फैसला आपको स्वयं करना है। क्योंकि हम व्यक्ति आधारित आंदोलन नहीं चला रहे, विचार आधारित आंदोलन चला रहे हैं और विचारधारा के अनुसार पे हमें निर्णय लेने हैं कि इतनी बड़ी, जब आप समझिए जो आज सत्ता में नहीं है उसको तो हमारी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। भाई जनता काम थोड़ी सड़कों पे आके लड़ना, ये तो नेताओं का काम है जिनको वोट देते हैं। जिन नेताओं को वोट देते हैं, नोट देते हैं, जिन नेताओं को ताकत देते हैं, उनका काम है कि वो सड़कों पे जाके लड़ें। अगर जनता लड़ रही है तो उन नेताओं का क्या फायदा है, जिन नेताओं को हमने बहुत बड़े बड़े नेता ताकत दे के बनाए। इसलिए ये आज जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कि हम पहचानें कि कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन, कौन सा दल, कौन सा नेता आपके पक्ष में खड़ा है और कौन आपके बच्चों को संस्थागत उनकी हत्या होने पे बैठ के तमाशा देगा। गालिब इंस्टीट्यूट है ये, अच्छा, गालिब इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सल जाट मिशन के हमारे साथियों द्वारा यूजीसी के समर्थन में ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है, मैं इनको बधाई देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि जो जागरूक लोग हैं वही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। समाज तो देश की आबादी के आधार पर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जागरूक लोग कितने हैं ये उनकी क्रियाओं के आधार पर निर्णय होता है। तो मैं बधाई भी देता हूं और जितने सम्मानित अतिथि यहाँ पहुंचे हैं, मैं इनके और इनके परिवार के लिए, जो सामने हमारे साथी बैठे हैं उनको भी बधाई देता हूं, उनके परिवार के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, मुजफ्फरनगर के हों, मेरठ के हों, हरियाणा के हों, बिजनौर के हों, बहुत सारे वो चेहरे हैं जो आंदोलन में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने आंदोलन पे, गाजियाबाद के साथी भी सीनियर मुझे दिख रहे हैं, तो वो इस बात की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सहारनपुर के भी साथी यहाँ बैठे। अब मैं जब इस माइक को देख रहा था तो मुझे समझ आया, मैं इसको बार बार ऊपर करता हूँ ये नीचे हो जाता है, इसका मतलब इसके ऊपर वजन ज्यादा। तो किसी भी चीज पे अगर आप ज्यादा वजन, किसी व्यक्ति हो या वस्तु को अगर ज्यादा वजन पड़ेगा तो वो जल्दी तिरछा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई के साथ साथ उसके दिमाग पर किसी और चीज का प्रेशर आएगा, वजन पड़ेगा, तो वो अपने पढ़ाई के काम को, अध्ययन के काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। जब यूजीसी की गाइडलाइन आई तो देश के लोगों को नहीं पता था बहुत बड़े पैमाने पे कि यूजीसी क्या है और इससे किस तरह के बदलाव। हालांकि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है वो इस बात को समझता है। 2012 में थोराट कमेटी के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन आया था, उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन बनी थी जिसमें SC ST के लोगों को, बच्चों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अधिकार मिले थे कि उनके ऊपर जो जाति के आधार पे भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटियों में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो सामने आए थे जिनकी वजह से महसूस होता था कि हम सशक्तिकरण के लिए विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो बच्चों की जाने जा रही। अब जो गाइडलाइन आई है उन गाइडलाइन में और इन गाइडलाइन में एक विशेष बदलाव ये हुआ है कि ये गाइडलाइन सरकार की इच्छा से नहीं आई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आई। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी के केस में, जहां उनका परिवार गया था कोर्ट में, यूजीसी को ऑर्डर किया कि आप अपनी गाइडलाइन बनाइए
और इस तारीख से पहले जमा कराइए। जब उन्होंने वो गाइडलाइन बना के जमा कराई तो उसमें एक नई चीज ये आई कि ओबीसी को भी, जिस बात को हम लंबे समय से कहते आ रहे थे, उस बात को उन्होंने पुख्ता कर दिया कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। मुझसे पहले सतपाल चौधरी जी यहाँ बात रख रहे थे, वो राजस्थान हरियाणा की बात कर रहे थे। तो जिस तरह से चुनाव में 35 बनाम 1 किया गया, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन, एक जाति के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पे। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इस बात को हमारे महापुरुष लंबे समय से कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोगी रहे सर छोटू राम भी इस बात को कहते आए। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले, स्वागत करने वाले तमाम उस समय के प्रतिनिधि, जिनमें सर छोटू राम थे, वो भी इस बात को कहते आए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यहां से लेके गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके वहां तक इस बात को कहते आए कि इस देश में कमजोर वर्गों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ये भेदभाव बहुत सारे लोग जो सशक्त हो गए उनको लगता है कि नहीं होता, लेकिन जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं, SC ST OBC के लोग, वो इस बात को जानते हैं कि भेदभाव होता है। तो जब ये नई गाइडलाइन आई तो उसमें OBC को जोड़ा गया तो देश में भूचाल आ गया। कैसा भूचाल? जो मंडल कमीशन के समय आया था, ऐसा भूचाल। चंद लोग विरोध में उतरे और मीडिया ने उस विरोध को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे बहुत बड़ी क्रांति होगी। मेरे आज भी याद है 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, 12 बजे तक उस आंदोलन के लोग मजाक बना रहे थे कि क्या कमजोर वर्गों के लोग भी भारत बंद कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद देश का हर न्यूज चैनल कोशिश कर रहा था कि वो इस आंदोलन को बदनाम करे। तो यहाँ चंद लोग विरोध करने आए और उस आंदोलन को इस तरह दिखाया गया, कहीं 4 लोग खड़े हो जाते तो टीवी मीडिया कवरेज करता है, डिबेट होती है, डिबेट में एक ही विचार के, एक ही टाइटल से जुड़े लोग बैठ के ये तय करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और वो बताते हैं टकराव जैसी स्थिति हो रही। तो फिर मुझे मंडल कमीशन को पुनः पढ़ना पड़ा कि मंडल कमीशन के समय क्या हुआ था। और मैंने बार बार ये सवाल खड़ा किया कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, SC ST OBC को अपना भाई मानते हैं धर्म के आधार पे, जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, उनके बच्चों की, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटियों में सुसाइड के और उस तरह के अटेम्प्ट में बच्चों के द्वारा कि उनकी जान जा रही है, तो वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। उनको तो चाहिए था वो स्वागत करते इस बात को। भाई अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को भाई कह रहा हूं तो मैं पार्लियामेंट में ये भी कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप अगले 1 हफ्ते में देखना, मैं इस बात को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा। मैं मंचों से कह रहा हूं कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को 27% मिला है, ये बढ़कर 52% होना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग को उठा रहे, इससे हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। हम लोग जिनको बहुजन समाज कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध, हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं है। तो यही तो भाईचारा हुआ ना। तो क्या तो ये नारा खोखला है भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं, या फिर अगर नारा खोखला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। और विरोध तो हम लोग भी करते हैं अपने अधिकारों के लिए। किसान आंदोलन में कितना बड़ा विरोध था, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन देखने दिखाने का चश्मा तो एक ही है, वो अपने चश्मे से दिखाते हैं। कभी वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में किसान नहीं हो सकता, यही तो तर्क देते हैं ना, वो फॉर्च्यूनर चलाने वाला किसान नहीं हो सकता है, ट्रैक्टर वाला किसान नहीं हो सकता है, बड़े बंगले वाला किसान नहीं हो सकता है। तो जो भी यहाँ आंदोलन करने सरकार खिलाफ आए, उन्होंने क्या कहा? SC ST के लोग आए कि ये तो नक्सली हैं, किसान आए तो ये खालिस्तानी है, मुसलमान आए तो कहा कि ये आतंकवादी हैं, किसी को माओवादी कहा, किसी को कुछ कहा। तो उनका काम तो मीडिया बड़ी आसानी से कर देती है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो मीडिया कर देती है टीवी डिबेट में बिठा के। और उसी टीवी को देख के हमारे लोग प्रभावित होते हैं, उसी टीवी को देख के जज साहब का मन बदलता है। और इतने केसेज होने के बावजूद आपको सोचना चाहिए, इतने केसेज पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का 17% का, 27% का जो है पेंडिंग पड़ा है, 13% जो है वहां जो रिजर्व किया गया है।
रोका गया है, वहां का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उस पेंडिंग को छोड़ के यहां जो है एक दिन पहले पीएल दाखिल होती है और अगले दिन उस पर स्टे हो जाता है, रोक लग जाती है। ये इस बात का उदाहरण है कि कमजोर वर्गों के पक्ष में न सरकारें खड़ी हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पहुंच गए। मैं सभा से कहूंगा कि वो उनका स्वागत कर, और इसलिए भी स्वागत करो कि बहुत कठिन परिश्रम करके समय निकाल के आए हैं, बहुत मेहनत करके। क्योंकि लोकसभा का जब समय चलता है, सत्र चलता है, तो एक एक मिनट कीमती होती है। हम लोग वहाँ एक एक मिनट के लिए लड़ते हैं, हम समय की वैल्यू समझते हैं। कई बार एक मिनट नहीं लगती तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण बात छूट जाती है। तो समय बहुत मूल्यवान है। तो उनकी इच्छा थी, क्योंकि पार्लियामेंट में या सड़क पे वही अकेले आदमी थे मेरे साथ देश भर में जो खड़े होकर बोल रहे, जिन्होंने यूजीसी का समर्थन किया, बाकी लोग समर्थन नहीं किया। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि एक दिन पहले पीआईएल दाखिल होती है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। इतने लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको नकार के 90 में मंडल कमीशन आ गया था। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मिलता है पिछड़ी जातियों को, 13% होल्ड किया हुआ है। उनका मामला लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देती है, कभी सुप्रीम कोर्ट वापस हाईकोर्ट भेज देती है। तो चिंता होती है हमारे कमजोर वर्गों के, किसानों के मन में, मजदूरों के मन में कि ऐसा क्या है कि कल फाइल हुआ और आज स्टे हो गया और हमारे मामलों पे फैसले नहीं हो रहे। इसलिए मन में चिंताएं पैदा होती हैं कि देश का लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, देश के इंस्टीट्यूशन किस तरफ जा रहे हैं, सरकारें किसके पक्ष में खड़ी हैं, कोर्ट किसके पक्ष में खड़े हैं, एजेंसियां किसके पक्ष में खड़ी हैं। ये सारी बातें आज हमारे सामने। तो मैं बधाई भी दूंगा हमारे साथियों की, उन्होंने प्रयास किया। उनका प्रयास भले ही ये सूक्ष्म हो, लेकिन उनकी बात दूर तक जाएगी, क्योंकि मुझे बड़े ऊर्जावान सीनियर हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको सुनता रहता हूँ, उनके बयान में सुनता हूँ। ताऊ जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके बड़े बाबा जी भी लगते हैं तो ताऊ जी की जगह, तो बड़े अच्छे बयान वो देते हैं और वैचारिकी के बयान देते हैं। मैंने वो सुना, उनके मैंने बयान सुने हैं, वो वैचारिकी के बयान देते हैं। हम वैचारिक लोग हैं, हम किसी भी कीमत पे अन्याय नहीं सहेंगे। इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम इसका विरोध करेंगे जब तक यूजीसी की सारी गाइडलाइन लागू नहीं होती। और जब तक ये लागू नहीं होती, जब तक ये स्टे खत्म नहीं होता, तो हम आंदोलन भी करेंगे और जितना भरसक हमसे प्रयास हो सकता है वो प्रयास भी करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आज समय है दोस्त और दुश्मन को पहचानने का। आज समय है ये देखने का कि आज आपके बच्चों की संस्थागत हत्या हो रही है तो कौन आपके पक्ष में खड़ा है, कौन सिर्फ वोट लेने के लिए आपसे भाईचारा करने का, नारे लगाने का, नारे दिखाने का, मूर्ति दिखाने का, फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसके मन में छल है, कौन साफ है, कौन पाक है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन जो है आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे वोट का रिश्ता रखना चाहता है, या फिर कौन आपके लिए लड़ना चाहता है, इसका फैसला आपको स्वयं करना है। क्योंकि हम व्यक्ति आधारित आंदोलन नहीं चला रहे, विचार आधारित आंदोलन चला रहे हैं और विचारधारा के अनुसार पे हमें निर्णय लेने कि इतनी बड़ी, जब आप समझिए जो आज सत्ता में नहीं है उसको तो हमारी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। भाई जनता काम थोड़े सड़कों पे आके लड़ना, ये तो नेताओं का काम है। जिनको वोट देते हैं, जिन नेताओं को वोट देते हैं, नोट देते हैं, जिन नेताओं को ताकत देते हैं, उनका काम है कि वो सड़कों पे जाके लड़े। अगर जनता लड़ रही है तो उन नेताओं का क्या फायदा है, जिन नेताओं को हमने बहुत बड़े बड़े नेता ताकत दे के बनाए। इसलिए ये आज जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कि हम पहचाने कि कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन, कौन सा दल, कौन सा नेता आपके पक्ष में खड़ा है और कौन आपके बच्चों को संस्थागत उनकी हत्या होने पे बैठ के तमाशा दे। और अगर आज नहीं जागे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे ऐसे कानून इस देश में आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या वास्तविकता में हम इस देश के रहने वाले हैं, या कानून ये हमारे लिए बन रहे हैं या हम कोई बाहर के लोग। इस तरह की स्थिति आज देश में पैदा हो गई है। मैं बजट पे बात रख रहा था तो मैंने पूछा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वादा किया उन्होंने 2022 में कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे। किया नहीं किया भाई बताओ? बिजली माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, किया नहीं किया? कहा कर्ज माफ करेंगे, दोनों में से एक काम नहीं किया। लेकिन जब चुनाव आएगा तो एक ही एजेंडा लेके आ जाएंगे हिंदू मुसलमान का, और हमें फिर कोशिश करेंगे कि हम उनके एजेंडे पे जो है वोट का निर्धारण जनता कर दे और वो सत्ता में आ जाए। आपको और मुझे क्या मिला मुजफ्फरनगर के बाद? आप अपने दिल से पूछ के देखो क्या मिला मुजफ्फरनगर के बाद। हम लोग क्या मिला? ये मिला कि जो सेना की नौकरी हमारा गर्व हुआ करता था, वो अग्निवीर करके हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। आज हमारे बच्चे अग्निवीर में जाने से डरते हैं, कहते हैं कि 4 साल की नौकरी में कौन जान दांव पे लगाएगा। देश की सीमाएं कमजोर कर दी इस सरकार ने,
और मैं अभी आज मेरा 0 आवर में क्वेश्चन था कि जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जो देश के लिए पहली पंक्ति में खड़े होकर जान देते हैं, चाहे असम हो चाहे मणिपुर हो, अभी भी असिस्टेंट कमांडेंट जो है कोबरा फोर्स के हमारे अजय मलिक साहब, उनका पैर उड़ गया, नक्सलवादी क्षेत्र में ऑपरेशन में थे, पैर उड़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। अर्धसैनिक बलों को सेना की तरह सम्मान नहीं मिल रहा, उनको शहीद होने पे, शहादत होने पे शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है देश के अंदर। और सबसे अग्रिम पंक्ति में बीएसएफ खड़ी होती है, पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, चाइना के साथ सामने खड़ी होती है और लड़ाई लड़ती है, जंग में जो है उनके दांत खट्टे करते दुश्मनों को। लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार नहीं देना चाहती, पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। तो तमाम तरह से हमें इन मुसीबतों से निकलने के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। और ये जो मुहिम हमारे साथियों ने शुरू की है, सतपाल जी और तमाम साथियों ने, मनोज जी ने, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो आज का जो उन्होंने प्रयास किया ये सफल होगा, ये बात दूर तक जाएगी। और जब बुद्धिजीवी समाज अपनी बात को, अपनी जिम्मेदारी को उठा लेगा तो वो दिन दूर नहीं कि एक बड़ा परिवर्तन भी सामाजिक रूप से दिखाई देगा, जिसका फायदा आने वाली नस्लों को मिलेगा। और हम इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम इतिहास को जानते हैं कि इस देश की इस व्यवस्था का, आज के कमजोर किसानों की इस हाल का जिम्मेदार कौन है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा राजनीतिक शत्रु है, इस बात को हम जानते पहचानते हैं। और हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपने महापुरुषों के सपने को, अधूरे सपने को पूरा नहीं करते। और ये तभी संभव है जब हम भाईचारा बनाएं, क्योंकि लोकतंत्र में सरों के द्वारा शक्ति का निर्णय होता है, तो वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर भाईचारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हाउस चल रहा है, जाना है और हनुमान जी को भी अपनी बात रखनी। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और यूनिवर्सल जाट मिशन और हमारी बहन नीतू, कहाँ है, नीतू बहन हमारी, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा अरेंजमेंट किया। मोनिका सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, मैं अपनी बहनों को बधाई देता हूँ, भाइयों को बधाई देता हूँ, जो सम्मानित हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी, कि उन्होंने समय निकाला और हमें आके आशीर्वाद देकर अनुग्रह किया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।